आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 7वां भाग लेके आ रहे हैं। यह आपके हाई लेवल के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था। मतलब कि जो एक मुगल शैली आती है, ये चित्रकला की एक शैली है। जैसे कि आप कई तरह की शैलियों के बारे में पढ़ते हैं, तो चित्रकला की जो एक मुगल शैली है, इसका स्टार्टिंग किसने किया था, तो ये किया गया था हुमायूं के द्वारा। देखिए, अब हुमायूं कौन था, तो भारत में अगर हम बात करें मुगल वंश की, तो सबसे पहला राजा है बाबर। बाबर भारत में आता है 1526 में और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर का जो बेटा था, इसका नाम था हुमायूं। हुमायूं जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो इसी समय राजा बना दिया जाता है और रूल करता है 1540 तक। इसके बाद 1555 से लेके 1556 तक। अब आप देखेंगे कि इन करीब करीब 15 सालों तक गैप रहा, मतलब कि हुमायूं भारत में राजा नहीं रहा। ऐसा क्यों हुआ, तो हुमायूं जब रूल कर रहा था तो इसने 1539 और 40 दो युद्ध लड़े। किसके खिलाफ, शेर शाह सूरी के खिलाफ। शेर शाह सूरी कहाँ से था, तो ये अफगान राजा था। और ये रूल कर रहा था कहाँ पे, सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में रूल कर रहा था। इससे दो बार टकराता है हुमायूं, 1539 और 1540, और दोनों बार हुमायूं हार गया। जब हुमायूं इंडिया में दो बार हार गया तो हुमायूं इंडिया को छोड़ करके 1540 में भाग गया। जब यहाँ से हुमायूं भाग गया तो उसी दौरान 1542 में अकबर का जन्म हुआ, जो कि हुमायूं का बेटा था। अब छोड़िए जब अकबर के जन्म के बारे में, जब यहाँ पे उसके बाद इस 15 सालों में सूरी वंश चला भारत में, जो दिल्ली की गद्दी थी। लेकिन 15 साल के बाद जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, इसके जो बेटे, उसके बेटे, जब लोग कमजोर राजा थे, उनको देख करके हुमायूं फिर भारत में वापस आता है और उसे हरा करके फिर से यहाँ पे 1 साल तक राजा रहा। दुर्भाग्य से उसी 1 साल के दौरान हुमायूं की फिर से मृत्यु हो गई। उस समय तक अकबर लगभग 14 साल का हो चुका था, क्योंकि अकबर का जन्म 1542 में हुआ और ये 1556 था। लगभग 14 साल की उम्र का अकबर हो गया था और इसे राजा बना दिया गया। तो ये था हुमायूं, जो कि मुगल शैली का प्रारंभ करने के लिए जिसको जाना जाता है। अगला है कि दास्तान ए अमीर हमजा, इसका चित्रांकन किसने किया है, तो ये है अब्दुल समद के द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे। देखिए, जहांगीरी चित्रकार कहने का क्या मतलब है कि मुगल वंश में एक ऐसा राजा था जिसका नाम था जहांगीर, जो कि अकबर का बेटा था। अगर हम जहांगीर के बारे में बात करें तो जहांगीर रूल किया था 1605 से लेकर के 1627 तक। ये एक ऐसा राजा था जो कि खुद एक पेंटर था और एक पेंटरों का बड़ा कदरदान था। मतलब कि जो भी पेंटर इसके दरबार में आते थे उनकी बड़ी इज्जत होती थी। तो उस समय के जो चित्रकार थे उनका नाम है अबुल हसन, उस्ताद मशहूर, फारूक बेग, बिशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन, कई सारे थे। मुगल चित्रकला में उन्नति की, तो मुगल चित्रकला सबसे ज्यादा उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। देखिए, मुगल से दो चीजें याद रखें। अगर चित्रकला की बात आएगी तो सबसे ज्यादा इसमें मतलब काम हुआ जहांगीर के टाइम पीरियड पे। लेकिन अगर स्थापत्य कला की बात आएगी, जैसे कि निर्माण की बात, तो सबसे ज्यादा हुआ शाहजहां के टाइम पीरियड पे। जैसे कि आप ताजमहल देखते हैं, ये भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पे इनके बनावट में जो शैलियां अपनाई गई हैं, ये है चित्रकला की। ये चित्रकला की कई सारी शैलियां हैं। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ भी एक चित्रकला की शैली है। वह एक संगीत वाद्य बताइए जिसे बजाने में औरंगजेब दक्ष था या फिर माहिर था, उसको औरंगजेब को अच्छे से आता था। यह है बीड़ा। अगला है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला जो राग होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये होता है तोड़ी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने क्या स्थापित किए। तो स्वामी हरिदास के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था संगीत अर्चना केंद्र और इनकी संख्या थी 5। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित थे,
मतलब कि अकबर के शासनकाल में, अकबर के दरबार में, यह है तानसेन और हरिदास। अकबर ने कब से कब तक रूल किया, बता पाएंगे? 1556 से लेके 1605 तक। चलिए बताइए, अकबर के बेटे का क्या नाम था? अकबर के बेटे का क्या नाम था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? यह है ग्वालियर में, और ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, जिसकी कैपिटल है भोपाल। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये था रामतनु पांडे। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वह महिला जिसे मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे, तो ये है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना, मतलब जो हुमायूं का जीवन परिचय है, ये गुलबदन बेगम के द्वारा ही लिखा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो कि मदरसा ए बेगम कहलाता है, इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह है माहम अनगा के द्वारा। हितोपदेश की फारसी में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा? मतलब हितोपदेश की कहानी आप पढ़ते हैं उसको, ये जो हिंदी में है इसको फारसी में अनुवाद किया गया, और ये किया गया ताज उल दीन मुफ्ती अल मलिकी के द्वारा। देखिए, इससे पहले हमने लुसेंट और स्पीडी के करीब 150 वीडियो कवर किए हैं, जो कि करीब 40 से 50 घंटे की वीडियो है अगर आप देखें तो उसमें हमने थोड़े आसान से क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आप उन्हें ऐप पे देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हमने थोड़े आसान क्वेश्चनों को कवर किया है, लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये आपके किसी भी हाई लेवल के एग्जाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की? रसिक प्रिया और रामचंद्रिका बहुत बार पूछा गया है, लेखक और रचनाएं में भी पूछा जाता है। यह है केशवदास। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम क्या है? मतलब कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया? यह है चंगेज खान 1398, उसके बाद तैमूर, नादिर शाह, उसके बाद से अहमद शाह अब्दाली। दारा सिकोह को दफनाया गया था कहाँ पे? तो इनको दफनाया गया दिल्ली में। अगला है कि 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक, जो कि नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? कब की बात की गई है? 1773 में। तो ये है जयपुर के सवाई जय सिंह, ये एक राजा थे। अगला है कि शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहां नामा के लेखक हैं इनायत खान। अबुल फैजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनमें से वो कौन है जिनका हिंदी साहित्य के लिए जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया? तो ये है अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे, क्या थे, कब थे? ये शाहजहां के शासनकाल में थे और यह एक इतिहासकार थे, अब्दुल हमीद लाहौरी। अनवार ए सुलाइसी नामक ग्रंथ अनुवाद है किसका? तो ये पंचतंत्र का। जो पंचतंत्र की कहानियां है इसको फारसी में अनुवाद किया गया और तब इसका नाम हो गया अनवार ए सुहाइली। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को कब पूरा किया गया? 2 क्वेश्चन है। देखिए, अकबरनामा को किसने लिखा? अबुल फजल ने। और कितने समय में पूरा किया? लगभग 7 सालों में। मुगल काल में दरबारी और अदालती भाषा क्या थी? मतलब कि दरबार में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो ये थी फारसी। नस्तालिक क्या है? तो यह एक प्रकार की फारसी लिपि है जो कि मध्यकालीन भारत में प्रयोग में लाई जाती थी। इसका नाम था नस्तालिक। कबीर हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, इनका नाम था राजा सावंत सिंह। अब देखते हैं कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कि जब विलियम हॉकिंग भारत आया तो इस समय दिल्ली सल्तनत पर, मतलब दिल्ली पे कौन रूल कर रहा था? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा उनका डेट भी पूछा जाता है। तो चलिए दोनों देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो विलियम हॉकिंग आया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन मांगना चाहता था, यह आया था जहांगीर के टाइम पीरियड पे। जहांगीर मतलब कि 1605 से लेकर के 1627 तक। इसके पहले जो विलियम फिंच आया था अकबर के समय, शाहजहां के समय टवर्नियर आया था, और औरंगजेब के समय मनूची आया था। इनका नाम याद रखिए। हॉकिंग आया था 1606 से लेके 1608 से लेके 1611 तक। मतलब कि यहाँ पे 1608 में आया, परमिशन मांगा, नहीं मिला, लेकिन ये 2 साल तक यहाँ पे रह गया। टॉमस रो ये 1615 में आया, 1619 तक रहा। मनूची ये 1653 में आया, 1708 तक रहा। और राल्फ फ्रेंच ये 1585 में आया और 1586 तक रहा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को। तो ये है दोराह का युद्ध, ये हुआ था 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कन्नौज का युद्ध
1540 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों युद्ध है 1539 और 40, यही हैं जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुए थे, जिसमें हुमायूं हार गया था। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, सारनल का युद्ध हुआ 1572 में, धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में और जजायू का युद्ध हुआ 1607 में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा में बहुत बार कई तरह से पूछा जाता है। अगला है कि मध्यकालीन मुगल शब्दावली और उस समय के काम। जैसे कि जो तांबे की मुद्रा थी मुगल में, इसको हम दाम बोलते थे। जो राजस्व अधिकारी था इसको हम देसाई बोलते थे। जो राजस्व का प्रमुख था उसको हम दीवान बोलते थे और जो माप प्रणाली का हेड था उसको हम जरीब था। युद्ध के समय में देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध, मतलब इन दोनों लोगों के विरुद्ध हुआ था 1571 में। बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं हार गया। खुसरो का विद्रोह था जहांगीर के विरुद्ध, क्योंकि जो खुसरो है जहांगीर का बेटा था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच, जिसमें बाबर जीत गया। यहाँ पे देखिए कुछ लेखक और पुस्तक हैं, जैसे कि हसन निजामी, ये ताजुल मासिर हैं और ये मतलब कि हसन नियामी ने लिखा है। ख्वाक मदीर हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिर आलमगीर नामा और भीमसेन ने नुस्खा दिलसुखा। यामिने तारीख यामिने अल उतबी, चहार चमन चंद्र, भान ब्रह्मन, ये बुक है। इकबाल नामा जहांगीरी, ये मोहम्मद खान के द्वारा लिखा गया। अब्बास खान शेरवानी, ये तारीख शेर शाही के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कुछ वर्ष और उस समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे कि 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ, मतलब कि अकबर को राजा बनाया गया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया। किसके द्वारा? वहां के रानी के द्वारा। लंदन में जो रानी थे एलिजाबेथ, उनके द्वारा अधिकार पत्र दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि मतलब इनको एक पावर दिया गया कि आप जाके एशिया में, इंडिया में रूल मतलब कि वहां जाकर व्यापार कर सकते हैं। शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पे कब्जा हुआ। अता अली खान नाम था तानसेन का। बाबुल मक्का, मतलब मक्का द्वार कहा जाता है सूरत को। सूरत का जो उपनाम है, जो कि मुगल टाइम पे उसको कहा जाता था, ये था बाबुल मक्का, यानी कि मक्का द्वार। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया है कहाँ से। मुगलों में नौरोज का त्यौहार था, ये लिया गया था पारसियों से। देखिए जब बलबन आया था, अगर आप जानते हैं गुलाम वंश को पढ़ेंगे आप, हमारा इस सीरीज का पहला दूसरा पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे हमने आपको बताया है। तो बलबन ने सबसे पहले ये नौरोज को शुरू किया था, लेकिन मुगलों ने इसे पारसियों से लिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहासकार में जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं हेमू से। हेमू का जिक्र आपको 1555 में मिलेगा, जब अकबर ने इनसे पहला युद्ध लड़ा था 1556-55 में। अगला है कि मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की, वो कहाँ पर स्थित है? मुस्लिम न्याय शास्त्र, तो मुगल काल में था ये लखनऊ में। मुगल काल में मौमिल्य था व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः क्या थे? जो बंजारे थे ये करते थे व्यापार और उनको कहा जाता था व्यापारी। बात हो रही है भारतीय इतिहास के मध्य काल में। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया? ये नियुक्त किया गुरु अंगद को। गुरु नानक का उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद। पंजाब में अमृतसर नगर को कौन बसाया? तो गुरु रामदास ने। अमृतसर ये पंजाब में एक बड़ा शहर है। अगला है कि वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, ये थे गुरु रामदास और इन्होंने ही अमृतसर को बसाया। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद दोनों से किया, ये थे गुरु अर्जुन देव, जिनको जहांगीर ने मरवा दिया था। अगला है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था किसके द्वारा? ये हैं गुरु अर्जुन देव। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। दोनों लोगों को अलग अलग राजा के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, ये हैं गुरु तेग बहादुर। और गुरु अर्जुन देव को जो मृत्यु दंड दिया था, ये दिया गया था जहांगीर के द्वारा। दोनों अलग अलग है। हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड में से वह कौन सा स्थान है
जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, तो यह है मकुंड। आगे बढ़ते हैं तो यह है कि जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, यह है गोविंद सिंह। आज भी यहाँ पे सेशन होता है हर साल इनके जन्म दिवस पे। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, यह है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया और गुरु गोविंद सिंह है जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? पटना में। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम था लच्छन देव या फिर लक्ष्मण देव। ये दोनों एक ही नाम है, अलग अलग तरीका है, लच्छन का ये या फिर लक्ष्मण का ये। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे दिलीप सिंह मराठा और संघ। मराठाओं के उत्कर्ष के कारण क्या थे? जब मराठा मतलब कि बिल्कुल चरम पे थे तो इनमें धार्मिक चेतना थी, भौगोलिक सुरक्षा थी, राजनैतिक जागृति थी और उच्च नेतृत्व था। इसी कारण ये मराठा उतने आगे जा पाए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि शिवाजी से रिलेटेड है। जिस शिवाजी ने मुगलों को कब हराया, कहाँ पे हराया? तो सलहार के युद्ध में। कब? 1672 में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और ये 1627 में ये अधिकतर जो इतिहासकार हैं 1627 को ही मानते हैं। वह सेना नायक जिसने बीजापुर के सुल्तान को 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, ये था अफजल खान। अफजल खान को भेजा गया था किसके द्वारा? बीजापुर के सुल्तान के द्वारा। शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वो कहाँ है? आगरा। मतलब शिवाजी को आगरा में कैद किया गया था और वहां से ये भाग गए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी। शिवाजी के छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक, मतलब इनको राजा कब बनाया गया? छत्रपति के रूप में। तो ये बनाया गया था रायगढ़ में। और रायगढ़ में क्यों? क्योंकि रायगढ़ ही इनकी राजधानी थी। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। ये डायरेक्ट कई बार पूछा गया है। और शिवाजी के समय पे एक अष्ट प्रधान होती थी, ये इसी के बारे में पूछा गया है कि ये कब होती थी? तो ये मराठा प्रशासन में होती थी अष्ट प्रधान, जो कि एक मंत्री परिषद था जिसमें कई मंत्री होते थे। 8 लोग, बेसिकली 8 लोग होते थे इसमें। अगला है कि शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कामगार बनाया गया। किसके द्वारा? ये हैं बालाजी विश्वनाथ। संभाजी शिवाजी के बाद आते हैं। पेशवाओं के शासन का सही क्रम क्या है? पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराय। सही कालानुक्रम बताइए। तो देखिए, संभाजी, राजाराम, शिवाजी सेकंड और छत्रपति साहू जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनका क्रम, इनको मतलब कि एक क्रम से लगाइए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था ताराबाई के। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब मराठा का जो लीडर थी ये थी ताराबाई। सरंजामी प्रथा संबंधित है, ये मराठा भू राजस्व प्रथा से। मतलब कि जो मराठा लोग थे ये जो टैक्स लेते थे भूमि पर, ये है सरंजामी प्रथा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो कौन था? तो ये है काशीराज पंडित। यहाँ से क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए। पानीपत की देखिए, पहली लड़ाई को हम बता देते हैं, बाकी 2 को आप बताइएगा। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये कब हुई? इनका आपको उत्तर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप ये सीरीज पूरा देख रहे हैं तो आप इनका उत्तर जरूर कमेंट करके बता पाएंगे। मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था, कब? ये बना था 1750 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली आया था पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय पे, तो वो मराठों के द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शासन के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। दरअसल हुआ क्या कि लाहौर में एक तैमूर शाह था जिसको मराठाओं ने यहाँ से भगा दिया। अब इसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली आया और पानीपत की तीसरे युद्ध हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था किसने? अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ था को मराठा। ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था और यही हमने आपसे पूछा था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, ये हैं हुसैन अली और अब्दुल्ला।
औरंगजेब की 707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद कौन सत्ता संभाला? यह है बहादुर शाह प्रथम। मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन के समय पूर्व अंत का कारण क्या था? यहाँ पे जहांगीर शाह के शासनकाल की बात की गई है। तो ये अपने एक युद्ध में अपने भतीजे के द्वारा ही हार गए, और यही था कि अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ मुगल में जो कि एक अच्छा राजा हो, जो ज़्यादा पावरफुल हो, और ये लोग अपने में ही लड़ते रह गए, और यही कारण था कि मुगल वंश का नाश हो गया। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल से शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की, ये था फारुखसियार। मतलब कि देखिए, जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो ये पहले जो जो इलाके इनके क्षेत्र में थे वहाँ पे टैक्स लेते थे, बाकी जगह ये पूरा फैल नहीं पाए थे। लेकिन जो फारुखसियार था, इसने सबसे बड़ी गलती की और इसने अंग्रेजों को बंगाल से भी टैक्स वसूलने का काम दे दिया। अब टैक्स ज़्यादा वसूलते थे और उसका कमीशन राजा को बहुत कम मिलता था। धीरे धीरे पैसा आने लगा तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। अगला है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह। और देखिए, जो ये मयूर सिंहासन है, इसी पे ये बैठता था मोहम्मद शाह। और जब नादिर शाह यहाँ पे आक्रमण किया तो नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन को लेकर के चला गया। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, ये था मोहम्मद शाह। इसका देखिए टाइम पीरियड है 1719 से लेके 1748 तक। रंगीला के नाम से इसको जाना जाता है, मोहम्मद शाह को ही, रंगीला राजा। अगला है कि महाराजा जय सिंह सेकंड ने वेधशालाएं बनवाई थी, कहाँ पे? तो ये कई जगह बनवाए, दिल्ली में भी, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब किया गया? 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया था। अगला है कि शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? सरनोबत ये सैन्य प्रशासन से रिलेट करता था। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, इसका नाम था शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, जिसके पिता का नाम क्या था? बहादुर शाह के पिता का नाम था अकबर शाह। ये वो वाला अकबर नहीं है, ये अकबर सेकेंड है। अवध का प्रथम नवाब था सदात खान। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे चिककिलिच खान। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं, ये किसके द्वारा बनवाई गई? ये है जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया, जिसको हम जंतर मंतर कहते हैं। ये दिल्ली में है। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों में, मोडी लिपि। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, पीडीएफ से ये होगा कि आप कम समय में पूरा पढ़ सकते हैं। इसको आप वन लाइनर के रूप में इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ पाएंगे। इसके लिए आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।